नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये विधानसभाओं के चुनाव का माहौल आया है। देखने को ये मिलता है कि एक भी राष्ट्रीय मुद्दे पर या सामाजिक मुद्दे पर एक भी बात नहीं हो रही है। सिर्फ जो है एक बीजेपी वाले कहते हैं कि सब लोग इसमें हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं, सभी लोग हिंदू बनना चाहते हैं। राहुल गांधी भी हिंदू बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू बनना चाहते हैं और वो परशुराम मंदिर की बात करते हैं और कोई तो अखिलेश यादव के जो कुछ नेता मतलब वो जातिवाद से इतने ग्रसित होते हैं कि इन ईश्वरीय शक्तियों में भी वो उनको जातिवाद नजर आता है। वो शायद कोई समाजवादी पार्टी का नेता या यह कहते सुना गया कि लोगों ने राम का मंदिर जो कि क्षत्रिय थे उसका बना दिया, परशुराम का मंदिर जो कि ब्राह्मण का उसका बना दिया, लेकिन जो प्रभु कृष्ण जो है वो यादव के थे, उनके मंदिर की बात कोई नहीं करता। तो असल बात है कि जब इस तरह की गंदगी दिमाग में भरी हुई है और वो किस कदर वो पूरी मानसिकता को, पूरे दृष्टिकोण को वो प्रदूषित कर रही है और इस तरह के मौकों पर वो प्रकट होती है और फूट कर निकलती है, यानी यह देखने वाली बात है। तो जहाँ एक और ये सब कह रहे हैं कि सब लोग जो है वो हिंदू बनना चाहते हैं और राहुल गांधी भी हिंदू बनना चाहते हैं, ये समित पात्रा यही कह रहा था। और तो दूसरी ओर वो हिंदू एकता और क्या इस संबंध में जो है बस इसी संबंध में पूरे टेलीविजन पर इसकी चर्चा हो रही है बड़ी बेहयाई के साथ। भारतीय जनता ताकत दल इन सारे तत्वों को और सारी जो राजनीति जो समाज विरोधी और देश विरोधी जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनसे ये कहना चाहती है, पूछना भी चाहते हैं अपने आदरणीय भारतीय अवाम के माध्यम से कि पहले वो ये बताएं कि हमारा देश एक सरपंथ संभाव वाला और भारत गणराज्य है या पंथ आधारित कोई थियोक्रेटिक स्टेट है। ये सभी से इस तरह का जो
तमाम जो मुहिम चला रहे हैं कि सब लोग हिंदू बनना चाहते हैं और हिंदू एकता है, और कोई जो है उसको जातिवाद के अपने घिनौनी सोच में, यानी समाजवादी पार्टी के लोग जो है उसको जातिवादी सोच में इन ईश्वरीय शक्तियों को घसीटना चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि हमारा यह देश भारतवर्ष, राष्ट्र भारतवर्ष पंथ आधारित देश है। तो शायद उनके पास भी जवाब नहीं होगा, और यथार्थ यह है कि हमारा देश पंथ आधारित राज्य है ही नहीं। हमारा जो है सर्वपंथ संभाव हो सकता है कि सभी पंथ का आदर करने वाला, लेकिन जो इसकी व्यवस्था है वो किसी पंथ के आधार पर नहीं है, और न वो किसी पंथ से वो प्रभावित है। ये तो समाज विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, जो कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस के रूप में है, जो कि समाजवादी पार्टी के रूप में है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रूप में है, जो कि जो है जेडीएस के रूप में है, जो टीएमसी के रूप में है, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली इत्यादि के रूप में जो देश विरोधी समाज विरोधी ताकतें हैं, जो है उनको ये वस्तु स्थिति, ये वास्तविकता कि हमारा देश की जो है किसी भी पंथ पर आधारित नहीं है, और न वो किसी पंथ से वो प्रभावित है, लेकिन फिर भी सिर्फ वोट के लिए सत्ता हथियाने के लिए और लोगों की पांथिक भावनाओं का शोषण करके, लोगों की पांथिक भावनाओं का शोषण करके वोट के लिए, यही यानी ये तांडव चल रहा है। एक तो ये बात देखिए, भारतीय वाम ताकत दल उतना साधन संपन्न नहीं है। भारतीय वाम ताकत दल जो है तंत्र जो मशीनरी है, जो तंत्र है, वो उस तंत्र पर भी वो काबिज नहीं है। सारे संसाधनों पर और सारे तंत्र पर जो है ये सत्ता के जरिए, और ऐसे ही और इन्हीं हथकंडों के जरिए जिन लोगों ने अपना जो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें राजनीतिक दल के बीच में उन्होंने सत्ता हथियाई है। तो वो जो है इस तंत्र के द्वारा, इस मशीनरी के द्वारा और जो है संसाधनों के द्वारा जो है इस तरह का माहौल और जहर, ये जो है वो भी राष्ट्र विरोधी और वो संविधान के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ। भारतीय संविधान कहता है कि हमारा राष्ट्र जो है किसी भी पंथ पर आधारित नहीं है, न तो वो हिंदू सनातन पंथ पर आधारित है, न तो इस्लाम पंथ पर वो आधारित है, न तो वो ईसाई पंथ पर वो आधारित है, न तो वो सिख पंथ पर आधारित है, और इन पंथों से वो प्रभावित भी नहीं है। हमारा देश जो है शुद्धतः एक भारत गणराज्य है। जो इस तरह से बोलते हैं ना, चाहे समित पात्रा बोलता हो, चाहे राहुल गांधी बोलता हो, उसी से पूछा जाना चाहिए कि जब उसको पासपोर्ट मिलता है, पासपोर्ट, तो उस पासपोर्ट पर क्या लिखा रहता है? भारत गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक। लेकिन ये सब चूंकि झूठ बोलते 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 इनकी जबान और इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, इतने बेहया हो गए हैं कि ये और चूंकि साधन पर, तंत्र पर ये काबिज हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, और उसी तरह जो ये देश का दुश्मन और देश का गद्दार और देश का शत्रु
मीडिया तंत्र भी जो है उसी के सुर में सुर, उसी के राग में राग मिलाते हुए जो है वो ये बात माने वही संगीत गा रहा है जो है कि पंथ आधारित है, हिंदुत्व आधारित है, हिंदू सनातन आधारित है। और सिर्फ मैंने कोई सामाजिक मुद्दा नहीं, सिर्फ जो है वो हिंदू सनातन की व्याख्या की जा रही है कि हिंदू सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, और हिंदुत्ववादी क्या होते हैं, और हिंदू क्या है। बताइए, ये सब जो है मतलब कि और ऐसे ऐसे लोग ही जो है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश का साजिश कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि वो जो ताकतें जो है जिनकी मानसिकता इतनी कलुषित है, इतनी प्रदूषित है और इतनी विशिएटेड है, पॉल्यूटेड है, वो हमारे इस देश को, हमारी आवाम को, हमारे समाज को क्या दे सकते हैं, ये बहुत ही सहज रूप में इसका अंदाज लगाया जा सकता है। और संविधान विरोधी तो हैं ही, ये बहुत गंभीर विषय है और इसको हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है बहुत गौर से देखे कि वैसे तो इनके जितने भी कारनामे हैं, कारनामों से भारतीय ताकत दल जहां भी बन पड़ रहा है वो अपने आवाम के सामने इनको बेनकाब कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आखिर कब तक हमारी आवाम जो इनकी फितरत की इनके समाज विरोधी, देश विरोधी करतूतों की गाथा या सत्य कथा सुनती रहेगी। हमारी आवाम को सत्य कथा, इनकी सत्य कथा सुननी है, वो क्रिमिनल वाली, या इनसे निजात पानी है, ये फैसला आवाम को करना है। यदि इनसे निजात पानी है तो ईवीएम मशीन आपको मिलेगी और उसी पर आप इनको समूल इनके विनाश के लिए, खात्मे के लिए सोचिए और करिए। यही एक उपाय है। वरना यदि वो निरंतर अनंत काल तक इनकी सत्य कथा सुननी है तो बात दूसरी है। और ये भी जान लीजिए कि ये जो है एक तो अपराध करते हैं, देश को लूटते भी हैं, और नफरत और जो है जातिवाद इत्यादि जो है वो विघटनकारी हथकंडों से हमारी आदरणीय भारतीय आवाम का वोट वो छीनना चाहते हैं। ये जो है झुंझुने भी देते हैं, चुनावी झुंझुने या इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स कि 3 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, इसलिए कि एक प्रयोग वो कर चुका है केजरीवाल। और केजरीवाल के चरित्र को हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन देख रहे हैं कि किस चुनावी झुंझुने में और इनके विषय में भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आगाह किया है कि ये चुनावी बहेलियां हैं। ये चुनावी बहेलियां हैं जो कि इस तरह के दाने फेंक करके हमारे जो है हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों को या रूपी पक्षियों को वो फंसाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद जाल में फंसा करके वो उनकी हत्या करते हैं और मार करके उनको खा जाते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो हमारे दिल्ली के आदरणीय जो है वो भारतीय भाई बहन है। इन लोगों ने इस चुनावी जो सबसे बड़ा बहेलिया है, ये केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के चक्कर में फंस तो गए, लेकिन जो ही कोरोना आया तो ये अपना अच्छा। और ये देश का बहुत बड़ा गद्दार भी है, देश का बहुत बड़ा गद्दार है ये केजरीवाल।
तो जैसा कि कई बार जो है वो स्पष्ट किया गया अपने उन दो गद्दारों से, जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के जरिए किस तरह का खतरनाक जो वक्तव्य वो दिलवाया था। जब ये दोनों के दोनों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी में ही थे, तो उनसे जो देश विरोधी और भारत विरोधी वक्तव्य जो है यही गद्दार केजरीवाल ने दिलवाया था कि कश्मीर पर जो है जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, और यदि वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। इस तरह का ये गद्दारी का इसका इतिहास है। और इसने भी जो है हमारे जब हमारी भारतीय सेना ने अपना स्वर पराक्रम दिखाया था सर्जिकल स्ट्राइक करके या बालाकोट स्ट्राइक करके, तो ये सबूत मांगा था ये गद्दार, भारत तेरे टुकड़े होंगे जो है वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन किया था, और उसकी चार्जशीट पर ये 8-9 महीने लेकर बैठ गया था। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में रहने वाले हमारे प्रबुद्ध भारतीय भाई बहन ये जानते हुए कि ये देश का बहुत बड़ा गद्दार है और इसको जो है मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के जाल में इसके फंस गए। तो कोरोना की अवधि में देश ने देखा होगा कि किस प्रकार ये हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लाशों पर इसने ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का और जो है दवाइयों का और हॉस्पिटल के बेड का ये काला बाजारी करवाया। किस तरह से हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन मजदूर, जो भारतीय भाई बहन खास करके उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को जिनको कम से कम मानवीय आधार पर सहायता की जानी चाहिए या की जानी चाहिए थी, और कोरोना की अवधि में जिनकी रोजी रोटी छूट गई थी और जो दैनिक आमदनी पर निर्भर थे, तो मैंने भोजन के अभाव में उनका जीवन के या उनके जीवन के लाले पड़ गए थे। केंद्र सरकार से इसको पैसा भी मिला था, इस गद्दार केजरीवाल को 3,000 करोड़। उस 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए यानी इतना नीचे गिर गया कि हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन जिनको कम से कम मानवीय आधार पर, और सरकार की तो जिम्मेदारी खैर बनती ही है कि उनको भोजन की व्यवस्था की जाए। भोजन की व्यवस्था करने के बजाय किस तरह से झूठ बोल करके, और झूठ तो खैर ये बराबर बोलता है, झूठ देखिए, झूठ तो राहुल गांधी भी बोलता है, लेकिन ये उससे भी आगे होता है ना कि एक झूठ बोलने का गुरु रहता है, और एक उसी झूठ बोलने का जो चेला होता है, उस गुरु से भी आगे निकल करके वो चीनी बन जाता है। तो ये झूठ बोलने वाले गद्दार राहुल गांधी का जो है गद्दारी में और झूठ बोलने में, दोनों में यह जो वो चीनी बन गया है। तो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों से झूठ बोल करके, बुलवा करके, किसे बुलवाया? अपने एमएलए जो है राघव चड्ढा के जरिए। तो कितना बड़ा अभिशाप है वो हमारे देश के लिए भी, और जो हमारे जो दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए भी। लेकिन दुख का एक विषय है कि वो पांव पसार रहा है। वो जो है वो चंडीगढ़ के चुनाव में सबसे अधिक उसको वोट मिल रहा है, हिमाचल में पांव पसार रहा है, उत्तर प्रदेश में जाकर के वो भाषण कर रहा है। तो ये कलंक जब तक ये सब रहेगा और लोग इसको समर्थन करते रहेंगे, कोई भी समस्या का समाधान वो निकलेगा नहीं।
इन गद्दारों को माकूल जवाब जो है वो देना पड़ेगा। सवाल इस बात है कि हम अपनी मानसिकता इस कदर यानी हम लोगों ने प्रदूषित कर रखा है कि देश के गद्दार को पहचानने में यानी इतनी वो दिक्कत हो रही है। जो लोग केजरीवाल का समर्थन करते हैं कि क्या उनको नहीं पता कि इसी केजरीवाल ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थन किया था। केजरीवाल के समर्थक लोग क्या यह नहीं जानते हैं कि जब इसी आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे तो इन्हीं दोनों से कश्मीर पर जो है वक्तव्य दिलवाया था, देश विरोधी भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया था कि कश्मीर पर जनमत संग्रह करा जाना चाहिए, है ना। और जो जनमत संग्रह जो है भारत के लिए गले की फांस बन गया है। बराबर वो पाकिस्तान कहता भी है कि आप जो है अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वादों को याद करिए। अब वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अलग से जब वो गद्दारी करके वो चला गया था। तो और तो ये गद्दारी किया। तो और जो फाइल भी बनी थी चार्जशीट की इनकी कन्हैया कुमार आदि की, उस फाइल को लेकर के विलंबित किया, उसको उस फाइल पर लेकर बैठ गया था 8-9 महीने पहले। तो केजरीवाल के समर्थक जो हमारे भारतीय भाई बहन है इतना भी विचार नहीं करते, और उनके लिए भी देश का महत्व जो है होना चाहिए। और कौन है जो कि इसके समर्थक हैं? देखिए, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता दल कह रहा है कि यदि हमारे देश में और हमारे भारतीय भाई बहनों में अपने मुल्क के प्रति वो संवेदनशीलता हो और गद्दारी करना जो है वो जो देश के खिलाफ गद्दारी करना जो है सबसे बड़ा अपराध माना जाए, और गद्दारों के प्रति जो है उचित रोष हो, क्रोध हो और घृणा हो, तो इस सारे गद्दारों को, केजरीवाल को भी और ये राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी, प्रियंका गांधी को, ये समाज हमारा लात मार करके जो है वो देश के बाहर कर दे। और आज जो है उसको जो है वो यानी वोट देने की बात हो रही है, वो जनता इनकी वो सभाओं में आ रही है। बहुत दुख होता है, लानत है ऐसी मानसिकता को, धिक्कार है ऐसी वो मानसिकता को जो कि देश के गद्दारों को पहचानने में भूल हो रही है। ये सब देश के गद्दार हैं, केजरीवाल और ये राहुल, वाम दल वाले। इतनी दिक्कत हो रही है। और ये बीजेपी जो है वो गद्दार मानती नहीं है। बीजेपी के लोग वो जो शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा दिया, इस पर तो वो चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन जो ये गद्दारी करता है इस पर वो सुट रहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उस कन्हैया कुमार का जब से ये गद्दार केजरीवाल ने समर्थन किया था, तब जो है तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप थे। और सबसे बड़ी बात तो है कि मोदी जी के नाक के नीचे ही पल रहा है। मोदी जी केंद्र सरकार के मुखिया हैं और भारत के संविधान ने इन्हीं सब समस्याओं के लिए, देश के गद्दारों से निपटने के लिए संवैधानिक व्यवस्था दी है, वो ताकत दी है केंद्र सरकार को, मोदी जी के हाथों में। धारा 356 उसका प्रयोग करिए, बाहर करिए इसको। लेकिन ये बात तो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है ना कि देश के सारे गद्दारों को जो है ये पाल रहे हैं मोदी जी।
और अब पता नहीं मोदी जी के समर्थकों को ये चीज दिखती है कि नहीं दिखती है कि देश के जितने भी गद्दार हैं, राजनीतिक दलों के बेस में भी, मीडिया के बेस में भी, पत्रकारों के बेस में भी, बौद्धिक वर्ग के बेस में भी, जितने भी देश के दुश्मन गद्दार हैं, सब पाले जा रहे हैं मोदी जी के शासनकाल में। तो ये देश मान ले कि आखिर मोदी जी किस कदर का, किस स्तर का और कितना बड़ा जो है ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तो बात चली थी चुनावी झुनझुना, इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स या रेवड़ी भी कहते हैं। तो इसके विषय में बस हमारे सभी भारतीय भाई बहन बस ये मान लें कि ये चुनावी बहेलियां हैं, जो कि आपको वो दाना फेंक करके ये वो चुनाव झुंझुनों का चुनाव झुंझुना मतलब 300 यूनिट फ्री है, फलाने फ्री है। और उससे भी बड़ी बात ये है ना कि ये जो फ्री जो देते हैं, ये अपने जो है वो अपने बाप के इनके घर से नहीं देंगे, अपनी जेब से नहीं देंगे। उसका भार जो है किसी न किसी तरह से घूम घाम करके एन केन प्रकार जो है वो हमारे आपके सर पर ही आएगा। तो इनके चुनावी जाल में, चुनावी झुंझुने के जाल में और इन चुनावी बहेलियों के जाल में कदापि नहीं फंसना है। और एक बार ये जवाब मिल गया केजरीवाल को और अखिलेश यादव को, तो हमेशा के लिए इनको याद रहेगा। अखिलेश यादव ने क्या किया 2012 के चुनाव में? उस चुनाव के बाद लोगों को रोजगार नहीं दिया। देखिए आज जो डंका पीट रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी, वो जो है क्या किया इसने, अखिलेश ने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया, रोजगार नहीं दिया, लैपटॉप बांट दिया। और तो एक हाथ से लैपटॉप बांटा और दूसरे हाथ से गुंडा राज दे दिया, आपको माफिया राज दे दिया, वसूली वाला राज दे दिया, सब आप झेलिए। तो ये हर तरह से जो है हमारे देश के अभिशाप है। तो बात हो रही थी कि ये पूरा माहौल क्या लोग हिंदू बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो राहुल भी यानी हिंदू बनना चाहते हैं, अखिलेश भी हिंदू बनना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि इस देश को हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। और हमारा देश हिंदू सनातन पंथ पर आधारित, हिंदू सनातन पंथ पर आधारित भी नहीं है। हमारा देश जो है वो गणराज्य है, रिपब्लिक है। गणतंत्र है, संविधान से चलता है। वह जो है किसी मनुस्मृति से नहीं चलता है, कि किसी यानी वेद पुराण और रामायण गीता से नहीं चलता है। वो भारत के संविधान, ये तो इन सबों की यानी क्या कहते दोगलापंथी है। और इन सबों ने थोड़ा हमारे आवाम की मानसिकता को इस तरह से मैंने वो क्या कहते हैं कि वो ओरिएंट किया हुआ, उसका ओरिएंटेशन और जो है वो प्रदूषण किया हुआ है कि पांथिक यानी पांथिक यानी भावनाओं में जो है पूरा जो है उसको मेस्मराइज्ड है लोग हैं। यानी उनको लगता ही नहीं कि भाई कि देश के माहौल में, राष्ट्रीय माहौल में पंथ की बात करना जो है वो बहुत बड़ा अपराध है, राष्ट्रद्रोह है। यही बात बार बार भारतीय जनता दल सिखा रहा है कि राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है।
जरा जरा उन अमर शहीदों से सीखो जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और मैं जो हिंदू जो कर रहा है ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कब जो है वो हिंदू का सहारा लिया था? खुदीराम बोस ने कब सहारा लिया था वो हिंदू का? सुभाष चंद्र बोस ने कब सहारा लिया था वो हिंदू का? आज हमारे उन अमर शहीदों ने जब अपने प्राण दे करके आज़ादी ला दी, जब अंग्रेज चले गए, तब फिर यही जो काले अंग्रेज जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसलिए देखिए, हम तो बताते रहे कि भारतीय जनता दल भी बताता रहेगा, फैसला करना है आपको, फैसला करना है आपको। और अभी भी इतनी सारी बातें और इतनी सारी बातें देश के आवश्यक के लिए बातें जो है भारतीय जनता दल लोगों को बता रहा है, तब भी ये बहुत आश्चर्य और दुख का विषय है कि पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों के में काफी उनका हिस्सा आज भी इन राष्ट्रीय विषयों पर, यदि कोई कहे कि साहब ये वीडियो जो है लोग इसको देखते हैं, राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं और आकर के उनके सिखाए पड़ा जो छुटभैया आकर के बहस करते हैं भारतीय ताकत दल के पदाधिकारी से। तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि यानी इस वीडियो को लोग नहीं देखते हैं। अब इस वीडियो के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, राष्ट्र के प्रति कितनी संवेदनशीलता है लोगों में, प्रश्न इसका है। ये मान लेते हैं कि भाई कि इन पार्टियों ने आपकी संवेदनशीलता लगभग राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति समाप्त कर दिया है, स्वार्थ आपको बना दिया है। अब वो स्वार्थ कभी जातिवाद में आप साथ देते हैं, कभी जो है वो संप्रदायवाद में साथ देते हैं, सांप्रदायिकता में साथ देते हैं, भाषावाद में साथ देते हैं। ये सारा कुछ जो है देश के लिए घातक है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं, ऊपर से हम ही लोग जो है ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसी सोच में लिप्त है कि जो घिनौनी हरकत अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कर रही है वही काम हम कर रहे हैं। यानी वही देश विरोधी जो है जातिवाद का, संप्रदायवाद का और बड़े बेहयाई के साथ जिसमें सब हिंदू जो कर रहे हैं, एक आदमी जो है वो विरोध नहीं कर रहा कि नहीं भाई ये हिंदू क्या होता है। हमारा देश ये भारतवर्ष है और भारत की बात होनी चाहिए। हमारे उन अमर शहीद और महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने कभी भी पंथ का सहारा नहीं लिया। भगत सिंह बल्कि वो नास्तिक हो गए और किसी ने भी नहीं। सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, खुदीराम बोस हुए, उनकी जो है जीवनी उनकी जीवनी को कोई पढ़ा है, उनके जीवन वृत्ति को कोई पढ़ा है, लाइफ हिस्ट्री को, तो कभी भी नहीं सहारा लिया। जिसके दिमाग में ये होगा कि हमारे लिए राष्ट्र जो सबसे ऊपर है, हमारी आवाम सब कुछ है जो है, तभी जाकर के वो कल्याण होगा। भारतीय जनता दल ने कई बार कहा और बताता रहेगा कि हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इसी आवाम को आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा।
हालांकि वो आकलन नहीं कर पाए कि उनके इस आह्वान का कितना असर हुआ। और जो बीमारी है कि राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता जो है उसका बहुत अभाव, और लेकिन आकलन तो नहीं किए, लेकिन उनको अंदाज हो गया था। और इसीलिए यानी भारत के लोगों को मिला करके उन्होंने आजाद हिंद जो है वो आजाद हिंद फौज नहीं बनाई, बल्कि जो युद्धबंदी थे जर्मनी के अधीन, जापान के अधीन, जो भारतीय जो है वो जो भारतीय हमारे मैंने युद्धबंदी हो गए थे जर्मनी और जापान के अधीन, उन भारतीय युद्धबंदियों को जापान से और जर्मनी से छुड़वाया। उनके आधार पर जो है वो उन्होंने वो आजाद हिंद फौज का वो निर्माण किया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के विषय में हर वक्त जो है चर्चा होने की आवश्यकता है, तभी लोगों में सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो है एक आदर बढ़ेगा, देशभक्ति की भावना आएगी, लोगों में एकता आएगी और भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन ये जो दुष्ट पार्टियां हैं और राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं, भारत विरोधी पार्टियां जिसमें बीजेपी भी है, कभी भी सुभाष चंद्र बोस पर जो है चर्चा होने नहीं देती है। वो बराबर गोडसे और सावरकर, ये बहुत बड़ी साजिश है इसे बीजेपी की। यदि सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा होती तो कैसे वो यानी भारत से निकले, किन लोगों ने सहायता की, और सहायता करने वालों में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वो इलाका तो इसमें पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वहाँ के रहने वाले एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई थे। उन्होंने वो भारत से बाहर निकलने के लिए जो है पूरी व्यवस्था किया उन्होंने। और फिर वहाँ जर्मनी का जो शासक था हिटलर, और हिटलर से मिलने में उन्होंने जो साहस दिखाया, जो अपनी यानी बुद्धिमत्ता दिखाई, सब वो अनुकरणीय है। लेकिन ये बातें देश के सामने कब आएंगी? जब उस पर चर्चा होगी। एक जेएनपीसी का नेहरू तो उनको मरवा दिया। जेएनपीसी का नेहरू जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे परम आदरणीय जो है राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ी बाधा मानता था वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो रूसी शासकों से मिलकर के रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में बने हुए जो है वो दुर्गम और बिहड़ और दुरूह जेलों में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बड़ी जघन्य यातनाओं के साथ मरवाया है। और अपने इसी पाप को छुपाने के लिए, इसी साजिश को छुपाने के लिए उसने एक झूठी कहानी रची कि नेताजी जो है वो जापान से चले थे, ताइवान में जो है वो जो है यानी विमान दुर्घटना हो गई, और उसी विमान दुर्घटना में ही नेताजी का देहांत हो गया। तो और इस कहानी पर दो बार 1948 या 1949 में एक सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड शाहनवाज के द्वारा जो है उस पर ठप्पा लगवाया। फिर उसकी बेटी जो है
इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी, वो भी बहुत बड़ी गद्दार थी। इंदिरा गांधी जो है, उसने भी जो दूसरा वो इंक्वायरी कमीशन बिठा करके, घोषला थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उन्होंने भी इसी झूठी कहानी पर टप्पा लगाया। वो तो कहिए कि एक संजोग था कि जो तीसरा जो है वो मुखर्जी कमीशन जो ने ये बात साबित कर दिया कि भाई कि ये जो कहानी जो है वो झूठी है। तो जहां एक और जीएनपीसी का नेहरू जो है, जीएनपीसी का गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवा करके झूठी कहानी बनवाता है उनकी मृत्यु के विषय में। वहीं बीजेपी के लोग जो है इनका नाम तो भुनाते हैं, लेकिन इनकी चर्चा हो, इनकी चर्चा न हो, ऐसी जो है पूरी वो साजिश करते हैं बीजेपी वाले। उनके जन्मदिन पर बस वो जो है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस और बात कर ही लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर बात होती तो कैसी उनकी क्षमता थी जो कि उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, और जो है और कितने साहस और जो है अपने शौर्य के बल पर जो है वो हिटलर इतना बड़ा जो है वो माने शासक से मुलाकात किए, जापान के शासकों से मुलाकात किए, और और भारतीय युद्धबंदियों को छुड़वाया, आजाद हिंद फौज का निर्माण करवाया। और वही आजाद हिंद फौज भारत को आजाद करने के लिए रंगून से जो है वो जो है कोहिमा तक आ गई थी अंग्रेजी सेना को हराते हुए। और हमारे ये सुभाष चंद्र बोस जो है ने आजाद भारत की स्थापना भी की थी 21 अक्टूबर 1943 को। तो हमारा जो असली जो है आजादी का दिवस जो है ये 15 अगस्त नहीं है। 15 अगस्त तो देश की बर्बादी का है, सबसे बड़ी वो त्रासदी का है, सत्ता की छीना झपटी का है, देश के विभाजन का है, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या का है, और 3 करोड़ से ऊपर जो है 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने का है। तो ये आज़ादी के दिवस है ही नहीं। आज़ादी के दिवस हमारा वही है जो जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को अंडमान निकोबार में की थी। वो हमारा है। और इसको मोदी महोदय ने भी घोषणा की थी, लेकिन जब उसको लागू करने वाली बात आई और जब उसका दिन आया, जब समारोह का दिन आया, तो ये पाखंडी में मोदी महोदय लोगों से बोलने लगा कि भाई हमको उस माने 21 अक्टूबर वाले समारोह में मत ले जाइए, क्योंकि लोग हमारा बाल नोच लेंगे। ये है 56 इंच के वो सीना वाले। और देश बल की इनसे पूछे मोदी महोदय से कि 3 से 3 एमपी वाला या 30 से 35 जो है या 30 से 40 एनडीए के एमपी वाला जो है प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जो है महज जो है 40-45 एमपी वाले राहुल गांधी से डर रहा है कि वो राहुल गांधी 45 एमपी वाला जो है 30 से 35 वाले या 3 से 30 एमपी वाले प्राइम मिनिस्टर का बाल वो नोच लेगा। कितना झूठ बोलता है ये मोदी महोदय जो है, बिल्कुल बेकार किस्म का घृणित आदमी। तो
उसी आज़ाद हिंद फौज जो जिसकी संख्या करीब जो है 60,000 थी, तो 60,000 में से 28,000 सैनिक जो है वो शहीद हो गए। इनकी शहादत कुर्बानी की प्रेरणा के आधार पर ही रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई, और भी जो सेना के अंग हैं, जो आपकी आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उसमें भी बगावत की बगावत जो है वो सुलगने लगी, सुबुगाहट आने लगी, और इसी से अंग्रेज डर गए और जो है वो समझ गए कि जिस सेना के आधार पर वो भारत में शासन कर रहे थे, और वही सेना वो बगावत पर आ गई, तो किसके बूते और किस आधार पर वो शासन करेंगे। तो उन्होंने 1945 में ही मन बना लिया कि भारत छोड़ना है। इस बात को ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने किसी तरह सूंघ लिया, और तभी से साजिश करने लगे कि सत्ता हस्तांतरण में सत्ता जो है इसी गद्दार, और सबसे बड़े गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू को ही मिले। इसलिए पूरी त्रासदी है, पूरी त्रासदी की कहानी है ये जो 15 अगस्त वाली जो घटना है, आजादी का तो है ही नहीं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि आजाद हिंद फौज के निर्माण में देखिए, जहां एक और ये पूरा इतिहास समूह ने भर दिया है कि गांधी जी को गांधी जी या कांग्रेसियों के लिए जो अर्थव्यवस्था जो है या आर्थिक मदद या फाइनेंसिंग जो है वो जमुनालाल बजाज करता था। जमुनालाल बजाज थे तो वो व्यवस्था करते थे। लेकिन आजाद हिंद फौज जो खड़ी हुई, उसके लिए आर्थिक मदद कहां से आई, यह तथ्य जो है इन सबों ने, जेएनपीसी वालों ने छुपा के रखा। तो और बीजेपी के ये जो मोदी महोदय हैं, वो सुभाष चंद्र बोस पर जो इतना नाम भुनाते हैं, किस तरह से जो आजाद हिंद फौज के निर्माण में किसने योगदान दिया, जरा सा उनके दृष्टिकोण को पर रखिए। जब ये अच्छा, और ये सभी को जानना चाहिए, और इस तथ्य को यानी इन सब ने छुपा कर रखा कि आजाद हिंद फौज के निर्माण में गुजरात के दो शख्सियत, उनका विशेष रूप से जो है वो योगदान जो है वो उल्लेखनीय है। एक है हमारे वो व्यापारी थे, वो गुजरात के सौराष्ट्र या राजकोट में एक कस्बा है धोराजी। तो एक व्यापारी थे जो कि रंगून में उनका व्यापार चलता था। उनका नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। तो रंगून में अपने उस व्यापार को मैंने नष्ट करके या बेच करके 1 करोड़ रुपया 1941 में, जरा सोचिए, 1 करोड़ रुपया 1941 में, और 19 का और 1941 का 1 करोड़ रुपया आप सभी जरा अंदाज करिए कि आज की तारीख में वो कितना का होगा, हजारों करोड़ से भी ज्यादा। तो वो जो देशभक्त थे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, अपने पूरे व्यापार को नष्ट करके बेच करके पूरा पैसा जो है वो आजाद हिंद फौज के निर्माण में
सुभाष चंद्र बोस के चरणों में उन्होंने रख दिया। जब नेताजी ने उनसे सवाल किया कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपका परिवार चलेगा, कैसे आपका व्यापार चलेगा, तो उन मरफानी जी ने माने सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति में ओतप्रोत होते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी अब हमको व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपकी फौज में हम भी आपकी आजाद हिंद फौज में शामिल हो रहे हैं। ये त्याग बलिदान था हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी का। और तो मरफानी जी के इस जज्बे को देख करके हमारे नेताजी ने पहली उपाधि सेवके हिंद जो है उपाधि उन्होंने दिया। तो सेवके हिंद प्राप्त करने वाले वो पहले सैनिक थे हमारे जो अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी। और दूसरे थे यानी भर्ती करने वाले अधिकारी, यानी वो रिक्रूटिंग ऑफिसर, वो सूरत के थे। उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। तो वो भर्ती अधिकारी थे। तो इन दो शख्सियत का जो गुजरात से हैं बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये सारी बातों पर ये चर्चा बीजेपी वाले नहीं करते थे। ये झूठ मूठ का गोडसे सावरकर ये करते रहते। और गोडसे सावरकर करने में ये जेएनपीसी के पापों को धुलने का एक मौका देते हैं। जेएनपीसी जो गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस है, वो इतनी बड़ी जो है देश की दुश्मन है, उसके पाप को धुलना और उसको ऊंचा मंच देने के लिए ये बीजेपी जो है सिर्फ गोडसे और सावरकर वो बोलती रहती। और कभी भी सुभाष चंद्र बोस पर, चंद्रशेखर आजाद पर, अशफाकुल्ला पर कभी भी चर्चा नहीं करवाती है। तो यह भी बीजेपी भी बहुत बड़ी दुश्मन है वो इस देश की। तो आ जाइए कि ये जो दोनों शख्सियत जो है गुजरात से थे। तो जब ये मोदी महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब देखिए इनका शातिराना माने इनका शातिराना दृष्टिकोण, और देश जाने इनसे और देश इनसे पूछे भी। तो जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारे नेताजी का जन्मदिन जो है 23 जनवरी 1897 है। तो 23 जनवरी को ही मनाते हैं उनका जन्मदिन। तो उस दिन कह रहे हैं ये मोदी महोदय मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में कि नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज का गुजरात से बहुत गहरा संबंध है। देखिए यानी कितना पाखंड, यानी इनके वक्तव्य में कितना पाखंड है। कह रहे हैं कि नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज का गुजरात से गहरा संबंध है। लेकिन किस आधार पर संबंध है, किस सच्चाई पर यह संबंध है कि वो हमारे थे वो व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी और जो है हमारे जो भर्ती अधिकारी थे गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, इनके कारण जो है वो नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज से संबंध था, इनके आधार पर। तो
जिस तथ्य के आधार पर गुजरात का संबंध हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से था, वो तथ्य है कि वो गुजरात के वो व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी व्यापारी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था अपने पूरे व्यापार को बेच करके रंगून में, और हमारे भर्ती अधिकारी रिक्रूटिंग ऑफिसर सूरत के गुलाम हुसैन मुश्ताक रंधेरी, इस तथ्य को ये मोदी महोदय ने दबा दिया, नाम नहीं लिया, क्योंकि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। इतना शातिर किस्म के, इतना शातिर दिमाग के हैं। ये कह रहे हैं कि भाई गुजरात का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज से था, लेकिन उस तथ्य का नाम नहीं ले रहे हैं जिस तथ्य के आधार पर वो संबंध की बात कर रहे थे। और वो तथ्य और उस तथ्य का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं चूंकि वो इस्लाम आस्था के थे, तो चूंकि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के थे। तो ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति इनकी क्या भावना है, कितनी कलुषित भावना है, कितनी गंदी भावना है, देश ये देखे। और ऐसा शख्स जो है बोलता है कि सबका साथ सबका विश्वास। अरे सुभाष चंद्र बोस के विषय में ये था कि भाई कि ये जो जेएनपीसी वाले जब सत्ता पर थे, तो उनके संबंध में जो कितनी फाइलें जो है ये सब जो है वो दबा के बैठे हुए हैं। क्या उसको बोलते हैं, क्लासिफाई, वर्गीकृत करके बैठे हुए हैं। जब भी कोई आरटीआई आप लगाइए तो बोलते हैं भाई कि इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे कुछ देशों के साथ हमारा संबंध खराब हो जाएगा। इसी तरह के एक रटाया मैन्युफैक्चर्ड स्टीरियोटिपिकल जवाब। तो उनसे जो है, जो एक नाती हैं सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम है चंद्र कुमार बोस, तो उनसे मिले थे जब ये इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उनको उन्होंने आश्वासन दिया कि उनको जब मौका आएगा तब वो जितनी भी फाइलें जो है क्लासिफाइड हैं वो सार्वजनिक कर देंगे। मोदी महोदय को 7.25 साल हो रहा है। मोदी महोदय के अधीन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से वही जवाब मिल रहा है जो कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कांग्रेस या कांग्रेसियों के शासन काल में मिला करता था कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने से कुछ देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। बिल्कुल झूठा। इतने बड़े हमारे इतने बड़े देशभक्त आज भी इन दोनों की साजिश, बीजेपी वालों की और जेएनपीसी की साजिश के बावजूद भी आज भी ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, अशफाकुल्लाह हुए, लोगों के दिलों में बिल्कुल धधकते हुए दीपक की तरह, धधकते हुए एक जो है वो मशाल की तरह जीवंत है इनकी साजिशों के बावजूद। तो अब उनके संबंध में ये फाइल दाब के बैठे हुए थे जेपीसी वाले, अब ये और फिर दाब के बैठे हुए मोदी जी। तो मोदी जी का चरित्र वही है कि जेएनपीसी के सारे पापों को ढकना। बाकी देखिए देश जो ये तमाम फीता काट रहे हैं कि हाईवे का, एक्सप्रेस वे का, कॉरिडोर का, फलाने, देश इस झांसे में ना है। अंग्रेजों ने भी अपने व्यापारिक हित में बहुत कुछ किया हुआ है इस देश में। हमारे देश में 1 इंच भी जो है रेल लाइन नहीं थी। पूरे देश में रेलवे का नेटवर्क बिठाया
पोस्टल नेटवर्क दिया, टेलीग्राफ का नेटवर्क दिया, लेकिन वो देश के दुश्मन थे। तो लोगों को सुविधाएं दे करके जो है यानी लोगों को सुविधाएं देने से किसी का राष्ट्र विरोधी चरित्र जो है वो किसी का भी राष्ट्र विरोधी चरित्र वो बदलता नहीं है। तो बताया जा रहा था कि यदि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर, उनकी लाइफ हिस्ट्री पर चर्चा होती तो ये सारी बातें आती। और कम से कम यही जब यह था कि भाई सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में हमारे ये दो हस्तियां, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी और हमारे जो है वो गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी का नाम आता है कि भाई और इस देश की आज़ादी में, इस देश को आज़ाद कराने में सुभाष चंद्र बोस का ही हाथ है। ये जो जेएनपीसी या कांग्रेस वाले तो इस अंग्रेजी सरकार के मुखबिर, दलाल और चमचे थे। तो देश को आज़ाद कराने में सिर्फ भूमिका थी हमारे सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज का। और जब भी आज़ाद हिंद फौज की बात आएगी तो हमेशा जो है याद किए जाएंगे हमेशा याद किए जाएंगे वो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी और जो है गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। ये दो शख्स जो है आज़ाद हिंद फौज के साथ स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे और याद किए जाएंगे। लेकिन ये देशद्रोही मोदी जो है और ये देशद्रोही बीजेपी कभी भी नहीं चाहती। और कम से कम इनका नाम आने से देश में एक एकता होती, देश में यानी भाईचारा बढ़ता। तो ये देश की भाईचारा और जो है और एकता को कभी भी बीजेपी वाले बढ़ने नहीं देना चाहते। अलबत्ता इन्हीं के सतह पर जो है धर्म संसद के नाम पर जो है नफरत फैलाना और जो है घृणा फैलाना। तो ये देश समझ जाए कि बीजेपी जो है कितनी बड़ी इस देश की शत्रु है। लेकिन सिर्फ बीजेपी को ही जो वो देश का शत्रु माना जाए तो इस मुल्क के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इससे भी अधिक जो है वो इस देश की और भारतीय समाज के दुश्मन जो है वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। और सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? ये आपकी जो कांग्रेस जिसे आप कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो चरित्र चेहरा है और जिसके अनुसार उसका नाम होना चाहिए और भारतीय जनता दल तो उसी नाम से उसको संबोधित भी करता है, मैंने गांधी नेहरू परिवार चंद जातियों के लिए। तो अब उसके विषय में जैसे जैसे मौका आता है वो तथ्य जो अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने रखे जाते हैं। लेकिन तथ्य रखने की सार्थकता तो तब होगी कि जब हमारे भारतीय भाई बहन जो उनकी मानसिक कुंठा है कि देश और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो गई है और जो कुछ भी है वो पाखंड के रूप में। तो इस मानसिक कुंठा से बाहर आकर के जो है देश और समाज और अपने आवाम के प्रति जो है उचित संवेदनशीलता बनाते हुए जो है इन देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, कौन? भारतीय जनता पार्टी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी
सबको नष्ट में नाबूद करना है, यानी वोट देना तो बहुत दूर की बात। इनको वोट देना के मतलब है अपने अपने समाज के खिलाफ जो है वो वोट देना, अपने देश के खिलाफ जो वोट देना, ये अभिशाप है देश के। और ये कम से कम यानी ये मेरी बातों पर को समझने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह इनकी पहचान कर गए हैं कि ये काले अंग्रेज हैं। उसी सफेद अंग्रेजों को जिनको सफेद अंग्रेजों को या गोरे अंग्रेजों को जिनको हमारे यही हमारे शहीद सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानी देकर के भगा दिया था, उन्हीं के ये चेले हैं और उनसे अधिक खतरनाक हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद के आधार पर ये भारतीय समाज और देश को तोड़ने में लगे हैं। तो उनको वोट देना जो है महापाप है। और उनको वोट देने का मतलब कि जो है एक बिल्कुल शुद्धता है, वो देशद्रोह होगा। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि अपने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आशीर्वाद और प्रेरणा से, उन्हीं से आशीर्वाद लेते हुए अपने देश और अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को आह्वान करता है कि आपको दूसरी और वास्तविक आज़ादी देने के लिए आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, और ये भारतीय जनता दल आपको दूसरी और वास्तविक आज़ादी देगा। अभी आप आज़ाद नहीं हैं, मानसिक रूप से तो आप आज़ाद है ही नहीं। शरीर तन से आप आज़ाद हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से इन सबों ने पूरा गुलाम बना दिया। झूठ बोलकर, अफवाह फैला करके, जातियों में बांट करके, संप्रदाय में बांट करके, स्वार्थी आपको स्वार्थी बना करके पूरी तरह जो है आपको वो इन देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, ये सब जो कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के आपका एनपीसी से लेकर के समाजवादी पार्टी से लेकर के, ये सब के सब जो है आपको गुलाम बना के रखी हैं। तो आपको इस गुलामी से बाहर निकलना है। तो इसलिए भारतीय जनता दल बराबर और अभी भी कह रहा है कि आप जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से ये भारतीय जनता दल आप सभी से विनती करता है कि आप अपना जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, और भारतीय जनता दल आपको वास्तविक और दूसरी आज़ादी देगा। और उसके लिए इन सारी ताकतों को जड़ से समाप्त करने के लिए, नष्ट में नाबूद करने के लिए, उसको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए। उनको वहीं से विकल्प बनेगा, वहीं से समाधान बनेगा, और वहीं से एक अच्छे माहौल की शुरुआत होगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।